स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपके ऑप्शंस हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा, यह 2017 में पूछा गया था दोस्त। दूसरा प्रश्न, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीसरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण है। देखिए, अगर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है तो या तो वो समतल होगा या उत्तल। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्वात यानी वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है। पांचवा प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में। बिल्कुल सही, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दोस्त। प्रश्न संख्या 6, तैलीय कागज यानी तेल लगा हुआ कागज होता है। बच्चों, जब कागज पर तेल लग जाता है तो हम उसके आर पार थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, इसलिए वो पारभासक होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न, और ये बहुत वीवीआई है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये प्रश्न 2015, 2020, 2021 बहुत बार आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं प्यारे बच्चों। आठवां प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण यानी जो हमारे घर में शीशा होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा। अगर किरणें अभिसारी कन्वर्जिंग आ रही हैं तो समतल दर्पण से टकराने के बाद भी वो अभिसारी ही रहेंगी। सही जवाब है ऑप्शन भी दोस्त। और अब 10वां प्रश्न, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 यानी +1 होता है। प्लस का मतलब सीधा और 1 का मतलब वस्तु के बराबर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। तो बच्चों, ये थे पहले 10 प्रश्न। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अभी व्हाट्सएप करें 6206076569 पर। सभी विषयों के नोट्स मात्र 199 रुपए में। चलिए स्टूडेंट्स, 10 प्रश्न तो हो गए। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत कंसेप्चुअल हैं। 11वां प्रश्न, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। बच्चों, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पर आना, लेकिन जब किरण सीधे आती है तो आपतन कोण यानी एंगल आई 0 होता है। और नियम क्या कहता है? I = R। तो अगर I 0 है तो परावर्तन कोण यानी R भी 0 होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0 डिग्री। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आप मत करिएगा दोस्त। 12वां प्रश्न, किरणों के समूह को कहते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है प्यारे बच्चों। किरणों के झुंड या समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य हमसे बहुत दूर है, अनंत पर है, और अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समानांतर मानी जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, समानांतर प्रकाश पुंज। ये 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। 14वां प्रश्न, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये फॉर्मूला तो रट लीजिए। फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यानी f = r/2। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है r = 2f, तो बात तो एक ही है। वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। 15वां प्रश्न, और ये बहुत वीवीआई है, 2013 और 2024 में पूछा गया था। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
बच्चों, अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही केस होता है जहां प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जब वस्तु को हम ध्रुव यानी P और फोकस F के बीच रखते हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 16वां प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा यानी इरेक्ट होता है, जैसे हमारे घर के शीशे में। तो सही ऑप्शन है ए दोस्त। प्रश्न संख्या 17, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ध्यान दीजिए, यहां सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, तो दर्पण तो नहीं होगा, लेंस होगा। और सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है जो चीजों को बड़ा दिखाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस प्यारे बच्चों। 18वां प्रश्न, ये तो दैनिक जीवन का सवाल है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हमें चेहरा बड़ा देखना होता है ताकि दाढ़ी अच्छे से बने, और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट हो या गाड़ियों की हेडलाइट, हमें दूर तक रोशनी फेंकनी होती है, समानांतर किरणें चाहिए। इसके लिए हम बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, तो इसका परावर्तक सतह अवतल होता है। सही ऑप्शन है बी प्यारे बच्चों। और अब इस सेट का प्रश्न 20वां, दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? वही कंसेप्ट है बच्चों, जहां भी चीजों को बड़ा करके देखना हो वहां अवतल दर्पण ही काम आता है। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्त। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगले 10 धमाकेदार प्रश्न। 21वां प्रश्न एक न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए, सूत्र यानी फॉर्मूला तो वही लगेगा, F = R/2, यानी 32 का आधा हुआ 16। लेकिन रुकिए, यहां दर्पण उत्तल यानी कॉन्वेक्स है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। तो -8 या 16 नहीं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, +16 सेंटीमीटर। चिन्ह का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्त। 22वां प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? गाड़ियों में साइड मिरर हमेशा उत्तल दर्पण होता है ताकि पीछे का बहुत सारा एरिया छोटे से शीशे में दिख सके और सीधा दिखे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों। 23वां प्रश्न, नई कार्तीय परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। याद रखिएगा बच्चों, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड रखी जाती है और बाईं तरफ की दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हमने प्रश्न 21 में देखा था ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल की माइनस में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ये 2019 और 2025 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। 25वां प्रश्न, किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? यहां गलती मत करना प्यारे बच्चों, साइड मिरर में उत्तल होता है लेकिन हेडलाइट यानी अग्रदीप में हमें लाइट को दूर तक भेजना होता है, इसलिए वहां अवतल दर्पण लगता है। तो सही ऑप्शन है ए। 26वां प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, वो कहीं मुड़ता नहीं है, इसलिए उसकी वक्रता और फोकस दूरी अनंत यानी इन्फिनिटी मानी जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनंत दोस्त। 27वां प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? समान आकार सुनते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये तभी होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। 28वां प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ये प्रश्न हमने पहले भी अलग तरीके से देखा था। दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए हमें चेहरा बड़ा देखना होता है, तो हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, ये प्रश्न 2011, 15, 16, 21 कितनी बार पूछा गया है दोस्त। 29वां प्रश्न, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहां ऑप्शन सी में लिखा है सीधा एवं हासित। हासित का मतलब होता है छोटा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी प्यारे बच्चों। 30वां प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किया,
हमेशा छोटा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है। अवतल में बड़ा भी बन सकता है और समतल में बराबर बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दोस्त। बहुत अच्छे बच्चों, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेट की तरफ प्यारे बच्चों। यहां हम कुछ न्यूमेरिकल्स और दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे। तैयार हैं? चलिए। 31वां प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये सवाल तो जबान पर होना चाहिए दोस्त। अवतल यानी गुफा जैसा, और इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। और अगर उत्तल होता तो धनात्मक होती। 32वां प्रश्न, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। थोड़ा भारी हिंदी है, लेकिन घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। ये पूछ रहा है कि दर्पण की जो गोलाई होती है उसका डायामीटर क्या कहलाता है। उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न, दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र तो फिजिक्स की जान है दोस्त। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां v प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है और f फोकस दूरी है। तो सही फॉर्मूला पहचानिए और टिक लगाइए। इसमें प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा है? नंबर को छोड़िए, साइन को देखिए। यहां प्लस लगा है और अभी मैंने बताया था प्लस फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण की होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल प्यारे बच्चों। 35वां प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ये प्रश्न 31 का ही भाई है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है दोस्त। ऋणात्मक मतलब अवतल दर्पण। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पर कितने सवाल बनते हैं। 36वां प्रश्न, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? बच्चों, अवतल दर्पण में काल्पनिक और बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब तभी बनता है जब हम वस्तु को एकदम दर्पण के करीब यानी फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ये डेंटिस्ट वाला केस है प्यारे बच्चों। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब मिल सकता है? ध्यान दीजिए, समतल दर्पण, हाँ इसमें आभासी बनता है। उत्तल दर्पण, हाँ इसमें भी हमेशा आभासी बनता है। अवतल दर्पण, हाँ अभी पिछले प्रश्न में देखा कि इसमें भी आभासी बन सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तीनों दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं दोस्त। 38वां प्रश्न, एक न्यूमेरिकल है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। सिंपल सा गणित है प्यारे बच्चों। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। r बराबर 2f, तो 20 गुणा 2 कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। डॉक्टर को नाक या कान के अंदर रोशनी डालकर बड़ा देखना होता है और रोशनी को एक जगह फोकस करने और चीजों को बड़ा दिखाने का काम अवतल दर्पण करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्त। 40वां प्रश्न, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। बच्चों, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और जब प्रतिबिंब छोटा होता है तो आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में हमें देखना होगा, लेकिन याद रखिएगा उत्तल के लिए यह हमेशा 1 से छोटा ही होगा प्यारे बच्चों। हम पहुंच चुके हैं 40 के पार। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। 41वां प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां दर्पण नहीं लेंस है। अवतल लेंस हमेशा ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। तो ए छोटा, बी सीधा, सी आभासी, ये तीनों सही हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी दोस्त। 42वां प्रश्न, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है प्यारे बच्चों। जब हम फोकस F पर होते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है और जैसे जैसे हम ध्रुव P के करीब आते हैं प्रतिबिंब छोटा होता जाता है, हालांकि रहता वस्तु से बड़ा ही है। तो फोकस से ध्रुव की तरफ आने पर आवर्धन का मान घटता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है।
चींटी की गति की दिशा है? बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्त। देखिए, प्रतिबिंब सीधा है, मतलब चींटी फोकस और ध्रुव के बीच में है, और प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है। ये तभी होता है जब वस्तु ध्रुव से दूर होकर फोकस की तरफ जाती है। तो चींटी ध्रुव से फोकस की ओर जा रही है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 44वां प्रश्न, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह सिकोड़ता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी कन्वर्जिंग दर्पण कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिसारी प्यारे बच्चों। 45वां प्रश्न, प्रकाश किसका रूप है? ये तो सबसे बेसिक सवाल है। प्रकाश यानी लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, जो हमें देखने में मदद करती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा का। 46वां प्रश्न, प्रकाश गमन कैसे करता है? ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं दोस्त, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? कांच, पानी, हवा या निर्वात? सबसे तेज प्रकाश चलता है खाली जगह में, यानी निर्वात में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। 48वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? टकराकर वापस लौटना, इसी को तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्त। 49वां प्रश्न, प्रकाश की चाल कितनी होती है? यहां ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। नंबर तो सब में 3 गुणा 10 की पावर 8 है, लेकिन यूनिट देखिए। ए में केजी पर सेकंड है, बी में सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये गलत है। सही यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों। और अब अर्धशतक, 50वां प्रश्न, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जिनके पास अपनी रोशनी होती है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिनके पास नहीं होती वो अदीप्त होते हैं। तो यहां सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदीप्त दोस्त। अब आगे के प्रश्न बहुत ही मजेदार और आसान हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अभी पिछले सेट में हमने देखा था कि जिसके पास प्रकाश होता है वो प्रदीप्त है, तो जिसके पास नहीं होगा, जैसे लकड़ी, पत्थर या हम खुद, हम कहलाएंगे अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। 52वां प्रश्न, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ बिखर जाना, इसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब ही होता है पसारना या फैलाना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्त। 53वां प्रश्न, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? ये पिछले प्रश्न का ठीक उल्टा है प्यारे बच्चों। अलग अलग जगह से आकर एक जगह इकट्ठा होना, इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। 54वां प्रश्न, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती, वैसे ही ये किरणें कभी नहीं मिलती, इसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दोस्त। 55वां प्रश्न, आपतन कोण किसके बराबर होता है? ये तो परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतन कोण यानी एंगल आई हमेशा परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी प्यारे बच्चों। 56वां प्रश्न, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, दोनों बराबर होते हैं। तो अगर आपतन कोण 60 है तो सोचना क्या है, परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दोस्त। 57वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश यानी सूरज की रोशनी, और जब यह प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है, विबग्योर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 रंग प्यारे बच्चों। 58वां प्रश्न, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी की लैब में देखा है ना दोस्त, छोटी छोटी कोशिकाओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। 59वां प्रश्न, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? चांद, तारे या दूर के ग्रहों को देखने के लिए हमें दूरदर्शी चाहिए होता है प्यारे बच्चों। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरदर्शी। 60वां प्रश्न,
जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, अपना चम्मच देखिए। जो हिस्सा बाहर की तरफ उभरा होता है, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। तो जिसका पेट बाहर निकला हो वो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। बहुत खूब स्टूडेंट्स, 60 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम दर्पणों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से जाएंगे प्यारे बच्चों। ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए देखते हैं। 61वां प्रश्न, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था जिसका पेट बाहर हो वो उत्तल, तो जिसका पेट अंदर धंसा हो यानी गुफा जैसा हो, अ से अंदर और अ से अवतल कनकेव, तो सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्त। 62वां प्रश्न, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? नाम में ही उत्तर छिपा है बच्चों। अगर सतह समतल है तो वो समतल दर्पण ही कहलाएगा, जैसे हमारे घर का आईना। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। 63वां प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? याद रखिएगा, अवतल बड़ा बनाता है, समतल बराबर बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण ही है जो हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा फोटो बनाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों। 64वां प्रश्न, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह सवाल तो बिहार बोर्ड का फेवरेट है दोस्त। पीछे आती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटा करके देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। 65वां प्रश्न, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टरों को आंख, कान या गले के अंदर देखना होता है, तो उन्हें चीजें बड़ी दिखनी चाहिए, और बड़ा कौन दिखाता है? अवतल दर्पण। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। 66वां प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न तीसरी बार आ रहा है, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं दोस्त। चेहरा साफ देखने के लिए हमें अवतल दर्पण चाहिए, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। 67वां प्रश्न, मोटर गाड़ी के हेडलाइट अथवा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में हमें रोशनी को रोड पर दूर तक फेंकना होता है, जिसके लिए समानांतर किरणपुंज चाहिए, और ये काम बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी प्यारे बच्चों। 68वां प्रश्न, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? यहां लंबाई का मतलब दर्पण की चौड़ाई या उसके व्यास डायामीटर से है, जहां से प्रकाश अंदर आता है। इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दोस्त। 69वां प्रश्न, वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? एक सीधी लाइन जो दर्पण के बीचों बीच ध्रुव और उसके केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, उसे हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। 70वां प्रश्न, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? सी और पी के बिल्कुल बीच में, याद आया, F = R/2, तो बीच वाला बिंदु होता है फोकस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दोस्त। हेलो चैंपियंस, हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। ये आखिरी के 15 प्रश्न आपके मार्क्स पक्के कर देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 71। 71वां प्रश्न, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत से आने वाली किरणें हमेशा फोकस पर मिलती हैं। याद रखिएगा, अनंत का कनेक्शन फोकस से है दोस्त। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फोकस पर। 72वां प्रश्न, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र सी एक ऐसी जगह है जहां जैसे को तैसा मिलता है। अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, और वो भी समान आकार का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर प्यारे बच्चों। 73वां प्रश्न, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सीधा और छोटा दोस्त। 74वां प्रश्न, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण ऑलराउंडर है। ये वस्तु से बड़ा भी बना सकता है और छोटा भी। ये वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार ये बड़ा और छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। 75वां प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? दिमाग में बैठा लीजिए, वास्तविक मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। जो हकीकत है वो उल्टी दिखती है फिजिक्स में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, उल्टा दोस्त। 76वां प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है?
और काल्पनिक मतलब सीधा, इरेक्ट। हम जो शीशे में खुद को देखते हैं वो काल्पनिक है और सीधा है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्यारे बच्चों। 77वां प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ये प्रश्न बार बार आ रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल मतलब प्लस, तो सही जवाब है ऑप्शन ए धनात्मक। 78वां प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? और अवतल मतलब माइनस, तो सही जवाब है ऑप्शन बी ऋणात्मक दोस्त। 79वां प्रश्न, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा दिखाने की ताकत सिर्फ एक ही दर्पण में है और वो है अवतल दर्पण। बाकी दोनों समतल और उत्तल या तो बराबर दिखाते हैं या छोटा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी प्यारे बच्चों। 80वां प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट से हमें सीधी और तेज रोशनी चाहिए जो अवतल दर्पण से ही मिलती है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। 81वां प्रश्न, किस दर्पण में केवल आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान दीजिए, समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, हाँ। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, हाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल दोनों। यहां बच्चे अक्सर सिर्फ उत्तल लगाकर आ जाते हैं, वो गलती आप मत करना दोस्त। 82वां प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की सूत्र क्या है? F बराबर R/2 यानी त्रिज्या की आधी होती है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए आधी होती है प्यारे बच्चों। 83वां प्रश्न, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाता है उसे कहते हैं जिसके आर पार हम साफ देख सकें, जैसे साफ कांच, उसे हम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन डी दोस्त। 84वां प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर लगा रहता है, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर के पास हमेशा उत्तल दर्पण होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। और अब इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन का नियम है सबसे आसान और सबसे जरूरी, आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, तो सही जवाब है ऑप्शन सी प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के 85 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली है तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्त। इन सभी प्रश्नों का कलरफुल और हैंड रिटन नोट्स तैयार है। मात्र 199 रुपीज में आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 6206076569 पर। नंबर सेव कर लीजिए मेजर टारगेट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।